अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप सब जानते हैं कि इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने डिस्कस किया हाइड्रोजन को। कुछ हमने इसका बेसिक्स किया और पहला क्वेश्चन हमने इसका हल कर दिया, जिसमें आपने पढ़ा कि इट हैज़ एन एनॉर्मस बिहेवियर। अब बात को आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आपको सिलेबस पर ध्यान देना है और वहाँ देखना है पूरा आपको कि कौन सा क्वेश्चन है, और जो भी मैं अब नोट डालूंगा इसके लिए वो आपको क्लियरली अपनी कापी पर नोट करना है। देखो, एक्चुअली जो हमारा टॉपिक इस किताब के सामने है, इट इज़ द ऑकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है। आप आराम से इसको लिख भी सकते हैं और उसको आराम से पढ़ भी सकते थे, लेकिन थोड़े मैं हिंट्स बोलूँगा जो आपकी हेल्प करेंगे। देखिए जी, जो हाइड्रोजन है, जैसा कि स्कॉलर्स इसके बारे में लिखते हैं कि इट इज़ द मोस्ट abundant element, most abundant element, most abundant element in universe। तो थोड़ा शॉर्टकट्स में मैं आपको समझाऊंगा, फिर नोट भी मैं डालूंगा इसका, वहाँ पर आपको फिर समझ आएगा ये। तो इट इज़ मोस्ट abundant element इन द यूनिवर्स। तो तकरीबन लिखते हैं लोग कि 70% ऑफ यूनिवर्स, 70% ऑफ यूनिवर्स जो है वो बनी है हाइड्रोजन की, वो बनी है हाइड्रोजन की। तो पहली बात आपने सुनी, जो हाइड्रोजन है, इट इज़ मोस्ट abundant एलिमेंट इन यूनिवर्स। तकरीबन 70% ऑफ यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात भी आप सुनेंगे, जो हमारे मतलब इन द सोलर सिस्टम जो बड़े प्लैनेट्स है, स्पेशली मैं बात करूँगा जुपिटर की। जुपिटर जो है हमारा बहुत बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद सैटर्न की। तो कम से कम आप याद रखिए, जो ये दो प्लैनेट्स है, जुपिटर एंड सैटर्न, मोस्टली इनमें होगा हाइड्रोजन। तो मोस्टली किसके बने हैं? मोस्टली ये बने हैं हाइड्रोजन के। तो आप देख सकते हैं जो बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। और ये भी देखा गया है कि जो सन है, जो हमारा सन है, उसका हाफ जो मास है, हाफ ऑफ मास, तो वो भी तकरीबन किसका बना है? वो बना है हाइड्रोजन का। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, बहुत ही अहम एलिमेंट है ये। कायनात में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। 70% ऑफ यूनिवर्स इसी की बनी है, बड़े बड़े प्लैनेट इसके बने हैं। स्टार्स में आपको ये मिलेगा, और सन का जो हाफ मास है वो किसका बना है? हाइड्रोजन का। अब हम बात करते हैं ग्लोब की। गौर से मेरी बात आप सुनेंगे, ग्लोब की बात हम करेंगे। ग्लोब आप जानते हैं, ग्लोब में सब कुछ आएगा। तो ग्लोब में आएगा एक, तो मतलब उसमें हमारी अर्थ भी आएगी और साथ में ओशंस भी आएंगे। तकरीबन क्या बोलते हैं कि ग्लोब में इट इज़ थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट, थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट ग्लोब में। तो कितना बनता है ये? थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट ऑन द ग्लोब। कैसे हम बोलेंगे आप ज़रा देख लीजिए। तकरीबन जो हमारी मतलब अर्थ है और जो ओशंस है, अर्थ प्लस ओशंस, ग्लोब में दोनों होते हैं, अर्थ प्लस ओशंस, कम से कम उनमें जो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है 15.4%। 15.4% जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ अर्थ, क्रस्ट ऑफ अर्थ, और जो आपको मिलेगा ओशंस, 15.4% आपको मिलेगा उनमें हाइड्रोजन। और जो मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप समझेंगे। और ग्लोब पर आपको जो ये मिलेगा आपको कंबाइंड फार्म में भी आपको मिलेगा ये, आपको मिलेगा ये मतलब वाटर की सूरत में आपको मिलेगा हाइड्रोजन। और जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें भी आपको मिलेगा ये एनिमल टिश्यूज़ में होता है, ये आपको प्लांट टिश्यूज़ में हम मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट जो आप जानते हैं उनमें मिलेगा, प्रोटीन्स में आपको मिलेगा, हाइड्रेट्स में आपको मिलेगा, हाइड्रोकार्बन्स में आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा ये ग्लोब में, 15.4% आपको मिलेगा इसका। लेकिन अगर हम ग्लोब की बात करेंगे, जिसमें वाटर भी आएगा और अर्थ क्रस्ट भी आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करेंगे, अगर आप सिर्फ अर्थ की बात करेंगे तो बी केयरफुल। अगर अर्थ प्लस ओशंस आएंगे, अगर पूरा ग्लोब आएगा, तो थर्ड मोस्ट abundant एलिमेंट आपको मिलेगा ग्लोब पर। लेकिन अगर आप सिर्फ बात करेंगे इसकी, अर्थ की, तो आपको मिलेगा ये नाइन्थ मोस्ट
नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो ये भी आप याद रख लीजिए, अगर हम अर्थ की बात करेंगे नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो तकरीबन 0.9%, 0.9% जो, अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करेंगे तो 0.9% आपको मिलेगा हाइड्रोजन बाई मास, 0.9% बाई मास। तो इस तरह से आप समझ गए, यहाँ पर थोड़ा आपको मुगालता नहीं होना चाहिए। ग्लोब पर देखेंगे तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अगर अर्थ की बात करेंगे तो नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, एक और बात भी आप सुनेंगे, अगर हम क्रिस्टल रॉक्स की बात करेंगे, क्रिस्टल रॉक्स यानी अर्थ का मैं सिर्फ क्या लूँगा, क्रिस्टल रॉक्स की बात मैं करूँगा, तो उसमें आपको मिलेगा ये तकरीबन 0.15% बाई मास। तो सब पर आपको ध्यान देना है और सारी बातें आपको समझनी है। तो बहुत ही अहम मतलब ये इन्फॉर्मेशन है और थ्योरेटिकल है, आपको इजीली समझ आएगा। ज़्यादा मैं इस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यूनिवर्स में जाएंगे तो 70% आपको मिलेगा यूनिवर्स में, बड़े बड़े प्लैनेट्स में आपको मिलेगा। ये सन का हाफ ऑलमोस्ट इसी का बना है। ग्लोब की बात करूँगा, ज़मीन भी उसमें आएगी और उसमें ओशंस भी आएंगे, तो ये मिलेगा आपको थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। इस तरह से अगर अर्थ और ओशंस की दोनों की बात करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ये 15.4% बाई मास। और अगर अर्थ की बात करेंगे खाली तो नाइन्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आपको मिलेगा ये। अगर क्रिस्टल रॉक्स की बात करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको ये 0.15%। इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मैंने जस्ट आपको दे दिया, लेकिन हमारा काम दूसरा है। मैं चलूँगा टुवर्ड्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको मिलेगा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इस टॉपिक को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है और इसको गौर से आपको देखना है। तो बहुत ही अहम टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। तो बहुत ही अहम टॉपिक हैं, बहुत ही आसान भी हैं। तो आप ज़रा देखिए, पहले इसमें आप देखिए टर्म जो है आपने पढ़ी है, मेरे पास ही आपने पढ़ी है। आपने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ, इवन लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। तो याद रख लीजिए, ये टर्म आपने पढ़ी है किसमें, लोअर क्लासेस में भी, इवन हमने भी इधर SCI में इस पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के सेम एटम्स जो होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मगर मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हीं को बोलते हैं आइसोटोप्स। और हम सब जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप बड़े मशहूर है। आप ज़रा उनको यहाँ देखेंगे, इनको हम ऐसे बनाएंगे। एक तो आपको मिलेगा 1H1, 1H1, एक को हम बोलते हैं 1H2 और तीसरे को हम बोलते हैं 1H3। तो बहुत ही अहम चीज़ आपको समझनी है, ये 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3, और तीनों पर हम बहस करेंगे और तीनों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई विल टेक द फर्स्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं 1H1। तो ये भी आप याद रखिए, इसका नाम आएगा 1H1, इसकी जो सिंबल आएगी नोटेशन उसको हम बोलते हैं 1S1। लेकिन कभी हम आपको इसका एक और भी हम नाम देते हैं, इसका इज 1P1। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिखेंगे 1H1 और 1P1। और इसका जो नाम है आप सब जानते हैं, आपने सुना भी होगा, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटियम, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटियम। तो प्रोटियम जो है ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है। इस पर बात करेंगे, इसका नाम है, जो प्रोटियम है इसका नाम है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। गौर से मेरी बात सुनिए, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। और इसका सिंबल जो है आपने देखा, इट इज़ 1H1, इसका है 1P1, और सिंपली कभी कभी हम इसको दिखाते हैं, सिंपली जो सिंबल है वो दिखाते हैं H। और आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो हम लिखते हैं नीचे, एटॉमिक नंबर इसका जो है वो इसका 1 है, आप देख सकते हैं। इसका मास नंबर ऊपर लिखा हुआ है, वो भी आप जानते हैं कि नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, वो मास नंबर भी क्या है, वो 1 है।
और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी है उधर SCI में कि अगर न्यूट्रॉन हमें निकालने होंगे, न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम करते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को हम दिखाते हैं A से और एटॉमिक नंबर को दिखाते हैं Z से। तो यहाँ पर आएगा 1 - 1 और ये आएगा 0। इसका मतलब जो प्रोटियम है इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और यूजुअली जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, नॉर्मली जब हम इसकी बात करते हैं, तो बेसिकली हम प्रोटियम की ही बात करते हैं। और जो नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन है, जो नेचुरली हमको मिलता है, नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन, तो ये भी याद रखें, जो नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन है, गौर से मेरी बात सुने, तकरीबन उसमें प्रोटियम जो होता है इट इज़ 99.98%। तो आप समझ गए होंगे कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन जो है वो प्रोटियम की सूरत में ही एग्जिस्ट करता है। और नॉर्मली कभी कभी अगर हम मतलब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हम प्रोटियम ही की बात करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, 1H1 इसका नोटेशन है, 1P1 इसका नोटेशन है, प्रोटियम इसको बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, न्यूट्रॉन इसमें निकलेंगे अपर माइनस लोअर, A - Z, इट इज़ 1 - 1, इट इज़ 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। और नेचुरली ऑकरिंग जो है इट इज़ 99.98%। इसी तरह से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे, जो दूसरा हमारा बनेगा जो ये वाला है, इसको बोलते हैं 1H2, इसको बोलते हैं 1H2। कभी कभी हम बोलते हैं 1D2, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं 1H2 1D2। तो इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं डिट्यूरियम, इसको हम बोलते हैं डिट्यूरियम, ऐसे इसका नाम है डिट्यूरियम। तो इस पर भी आपको कुछ बातें मतलब याद रखनी है। इसका जो नाम है उसका नाम था ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन, ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। खुद आप देख सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर जो है वो तो 1 ही होगा, लेकिन जो मास नंबर इसका होगा, मास नंबर इसका होगा 2। और जो न्यूट्रॉन इसमें होंगे वो बराबर होंगे A - Z, तो वो बराबर होंगे 2 - 1, और वो 1 है, यानी कि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है जो आप देख सकते हैं 2 - 1। और अगर नेचुरली अगर आप देखेंगे तो जो नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन है, जो नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन है आपने देख लिया, उसमें पूरा का पूरा मोस्टली होता है प्रोटियम, लेकिन नेचुरली ऑकरिंग में आपको मिलेगा 0.016%। तो बिल्कुल मतलब कम इसका जो मतलब अमाउंट है ये होता है किसमें, इन द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन, इन द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन। तो गौर से मेरी बात सुने, जो ड्यूटेरियम है इसको हम बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। तो सिंबल इसका आप देखते हैं 1H2 1D2, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है, तो नेचुरली ऑकरिंग है। इसमें नेचुरली ऑकरिंग कितना है, वो है 0.016% ही आता है इन द नेचुरली ऑकरिंग हाइड्रोजन। खास बात आपको याद रखनी है कि इसको 1934 में डिस्कवर बेसिकली किया, जिसने पहली बार इसको डिस्कवर किया तो उसका नाम था हेराल्ड यूरे वाज द मैन, जिसने इसको डिस्कवर किया इन 1934, हेराल्ड यूरे, और जिस पर उसको अवार्ड भी किया गया नोबेल प्राइज़। तो ड्यूटेरियम जो है, जो हेवी हाइड्रोजन है, इसको हेराल्ड यूरे ने डिस्कवर किया इन 1934, जिस पर उसको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़। और अगर आप देखेंगे जो ड्यूटेरियम नॉर्मली एग्जिस्ट होता है नेचर में, जो ड्यूटेरियम नॉर्मली किसमें होता है, नेचर में, तो नेचर में आपको जो मिलता है ना, तो नेचर में आपको मिलेगा मोस्टली एज ए HD। तो आप इसको HD को आप मेहरबानी करके अब ये तो नहीं समझना कि इट इज़ हाई डेफिनेशन। तो H का मतलब है कि H है प्रोटियम और उसके साथ होता है ड्यूटेरियम। तो इस फॉर्म में आपको नेचर में ये मिलेगा। मोस्ट ऑफ द ड्यूटेरियम जो आपको मिलेगा नेचर में वो प्रोटियम के साथ लगा होगा और फार्मूला उसकी होगी HD। इस तरह से हम थोड़ा आगे जाएंगे, एक और आइसोटोप जो है उसकी हम बात करेंगे, तो वो है 1H3, और इसका एक और सिंबल जो है वो है 1T3, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्राइशियम, इसको बोलते हैं ट्राइशियम। वैसे हम लिखते हैं ट्राइटियम, लेकिन इसको पढ़ते हैं ट्राइशियम। ये थर्ड मतलब आइसोटोप किसका है, हाइड्रोजन का। और ये भी याद रखें इसका एटॉमिक नंबर जो है आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा, और मास नंबर इसका वो आएगा 3। ये भी आप याद रखें, इसका मास नंबर
3 आएगा। और ये भी आप याद रख लीजिए कि ये जो होता है ये ट्राइशियम ये होता है रेडियो एक्टिव, ये होता है रेडियो एक्टिव। थोड़ा मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, आप जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं, दे आर मोस्टली रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं सिंपल वर्ड्स में, एक्चुअली ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और हमेशा उन न्यूक्लियस से बाहर आता है, कभी अल्फ़ा बाहर आता है, कभी बीटा बाहर आता है, गामा तो आएगी और कभी न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं, कभी पॉजिट्रॉन्स बाहर आते हैं, यानी देयर इज ऑलवेज अनस्टेबिलिटी इन देयर न्यूक्लियस, दे आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये भी याद रख लीजिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं टाइम के साथ क्योंकि वो इमिट करते हैं पार्टिकल्स, टाइम के साथ साथ जो उनकी कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन वो डिक्रीज होती है वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन कम। क्यों? वाई? बिकॉज दे इमिट द पार्टिकल्स दे इमिट द मास। उनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, तो जब मास को इमिट करते हैं तो टाइम के साथ साथ देयर कंसंट्रेशन डिक्रीज। और वो टाइम जब उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, वो इनिशियल का हाफ बनेगी। इनिशियल से कहाँ जाएगी? हाफ जाएगी, हाफ। ये भी आप नोट कर ले, मैं बोलूँगा कश्मीरी में, सु टाइम यथ मज अकिस रेडियो एक्टिव एलिमेंटस कंसंट्रेशन आसन सह बन इनिशियल हाफ, तथ टाइम वन हाफ लाइफ टाइम, तथ वन हाफ लाइफ टाइम या वन हाफ लाइफ पीरियड। और चूंकि सोन ट्राइशियम ये रेडियो एक्टिव, इसलिए जो अमिच कशिर पार्टी इमिट करान मोस्टली इमिट करान बीटा पार्टिकल्स, मोस्टली इमिट करान बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कुछ नहीं है, बीटा पार्टिकल सिंपली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है उसका नाम बाहर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियस में होगा उसको हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल। ये लो एनर्जी बीटा पार्टिकल है और इसलिए इसका भी मास कम होगा धीरे धीरे। तो इसका जो हाफ लाइफ पीरियड है इट इज़ 12.33 ईयर्स। इसका हाफ लाइफ टाइम इज 12.33 ईयर्स। अब बात समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12.33 सालों में, 12.33 सालों में अगर आप सपोज इसका लेंगे सपोज 1 kg, तो 12.33 साल के बाद उसका रहेगा हाफ kg। फिर गुजरेंगे 12.33 साल, फिर उस हाफ kg का बनेगा उसका हाफ। फिर 12 साल गुजरेंगे और उसके बाद उस हाफ का हाफ, यानी हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ। लेकिन ख़त्म ही कभी नहीं होगा, ये भी आप जहन रखिए। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि एक 12 साल के बाद हाफ हो गया तो और 12 के बाद पूरा ख़त्म होगा, नहीं। 12 साल के बाद हाफ, सपोज आपने लिया 1 kg, 12 साल के बाद हाफ kg, आपने लिया 1 kg और गुजरेंगे 12 साल, फिर उस हाफ का हाफ, इसको हम बोलेंगे कश्मीर में पाव, ठीक है ना। फिर गुजरेंगे 12 साल, फिर पाई हिंस पाव, अड़ पाव कशर पट, इस तरह से आगे आगे जाए गए, लेकिन ख़त्म ये कभी नहीं होगा। और ये जो मतलब ट्राइशियम है ये बिल्कुल ट्रेसेस में होता है, बहुत ट्रेसेस में। अगर आप थोड़ा इनका देखेंगे, बहुत अहम पॉइंट है। अगर सपोज़ ये हाइड्रोजन है, प्रोटियम जो है इसको मैं H दिखाऊंगा, अगर मैं इसको करूँगा इज टू डिटोरियम, अगर मैं इसको करूँगा इज टू ट्राइशियम। मैंने क्यों किया है? ताकि मैं आपको दिखाऊं इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। तो अगर मैं 1 लूँगा, सपोज 1 इज़ प्रोटियम, तो काफ़ी ज़्यादा होता है, आप जानते हैं कि मोस्टली तो यही होता है ऑलमोस्ट 19। अगर ये सपोज 1 होगा तो उसके हिसाब से जो डिटोरियम होगा वो होगा 1.56 इंटू 10⁻⁻², तो बहुत कम होगा डिटोरियम। और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो हमारा होगा ट्राइशियम वो होगा 1 इंटू 10⁻⁻18। तो आप समझ गए होंगे। मैं इसको बंद भी करूँगा बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं कि ट्राइशियम की जो मतलब ये है मतलब एबंडेंस, वो तो बिल्कुल न होने के बराबर है, वो तो बिल्कुल न होने के बराबर है। तो इट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻18। और भी आप एक बात याद रखेंगे, जो ट्राइशियम है ये कहाँ से बनता है? ट्राइशियम जो है ये कहाँ से बनता है? जिस तरह यूरे साहब ने बनाया डिटोरियम, तो ट्राइशियम मोस्टली कहाँ से बनता है? बेसिकली आप जानते हैं जो हमारा आउटर यूनिवर्स है, ये भी आप याद रखिए, जो हमारा आउटर यूनिवर्स है, आउटर यूनिवर्स, वहाँ से बेसिकली आती है कॉस्मिक रेज, वहाँ से बेसिकली आती है कॉस्मिक रेज। आप जानते हैं कि कॉस्मिक रेज जो हैं, अगर हम पढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें जो हाई एनर्जी रेज, सबसे ऊपर वाला जो मतलब एनर्जी का जो मामला होता है वो कॉस्मिक रेज का होता है। तो ये कॉस्मिक रेज जो आती है ना, तो ये आती है शावर्स की सूरत में। शावर आप समझेंगे वर्ड,
आप नहाते हो, शावर अगर आप देखेंगे शावर की सूरत में आते हैं, और इन शावर्स में होते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स, यानी इट इज़ अ शावर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज़ अ शावर ऑफ पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स में आपको मिलेगा न्यूट्रॉन भी, इनमें आपको मिलेगा न्यूट्रॉन भी। वो न्यूट्रॉन जो हैं वो जब आते हैं कॉस्मिक रे शावर्स, जब वो पहुंचते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो इन शावर्स में आपको न्यूट्रॉन भी मिलेगा। वो टकराता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो हमारे गैसेस होते हैं। उनमें जो नाइट्रोजन है आप जानते हैं कि उसका सिंबल आपको ये मिलेगा N714, ऊपर उसका मास नंबर है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर है, और प्लस आपको मिलेगा जो न्यूट्रॉन आया ऊपर से कॉस्मिक रे शावर्स में जो होता है न्यूट्रॉन, उसकी है नोटेशन 1 and 0। मैंने आपको दिखाया है एक बार, अगर आपको याद होगा जब मैंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाई थी। तो बेसिकली दो किस्म की रिएक्शंस होती है, एक तो होती है केमिकल रिएक्शंस जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन। और जिस तरह केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है, इसी तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन भी बैलेंस होनी चाहिए, ये रूल है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस मिलते हैं आपस में, और दो न्यूक्लियस मिलते हैं और तीसरा न्यूक्लियस जन्म लेता है। अब ये जो न्यूक्लियस है जिसको आपने स्टार्ट किया, इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, क्योंकि इससे टकराएगा न्यूट्रॉन, पेरेंट न्यूक्लियस। इस वक्त जो इसके साथ टकराया, जो कॉस्मिक रे से पार्टिकल आया, न्यूट्रॉन आया, वो उसकी नोटेशन है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात हो रही है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल मैं बोलूँगा नॉर्मल तरीके से। कौशिक पॉइंट यथ न्यूक्लियस टक पार्टिकल तथ वन पेरेंट न्यूक्लियस, और युस पार्टिकल टक तथ वन प्रोजेक्टाइल। ये सात टकरियो यह न्यूट्रॉन कत यथ नाइट्रोजनस, अच गसान न्यूक्लियर रिएक्शन और अच बनान कार्बन न्यूक्लियस, और आप जानते हैं तथ बनान 12-6, ये कार्बन का बनता है ये वाला आइसोटोप। अब देखिए नाइट्रोजन क्या बन गया, वो बन गया कार्बन, और साथ में आपको मिलेगा जो यहाँ से ट्राइशियम वजूद में आ जाता है, जो यहाँ न्यूक्लियस बन गया। चूंकि ये दो मिल गए और ये बन गया, तो इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। और ये जो पार्टिकल वजूद में आ गया इसको बोलते हैं इजेक्टाइल। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से बेसिकली वजूद में आता है ट्राइशियम। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उस पर टकराते हैं कॉस्मिक रे शावर्स के प्रोटॉन्स, ठीक है जी, जिस न्यूट्रॉन्स, और वो टकराने के बाद कार्बन का आइसोटोप बनता है और साथ में बनता है ट्राइशियम। जिस पर टकराएगा पार्टिकल उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। जो नया न्यूक्लियस बनेगा इट इज़ डॉटर न्यूक्लियस, और उसके बाद ट्राइशियम। और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वाई इट इज कॉल्ड एज डॉटर न्यूक्लियस, वाई नॉट सन न्यूक्लियस, क्योंकि आगे जाकर इसके साथ कोई और पार्टिकल टकराएगा और ये किसी और न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ मानिए कि नाइट्रोजन एक माँ है, उससे पैदा होगी बेटी कौन, कार्बन। कार्बन जो है यही बेटी कल जाके मतलब फिर माँ बनेगी और इससे एक और बेटी पैदा होगी। तो जन्म देना जो है वो बेटी का ही काम है, वो तो औरत का ही काम है। वही बेटी आगे जाकर औरत बनती है और वही बेटी आगे जाकर माँ बन जाती है। तो ये सन का यहाँ पर कोई इशू नहीं हो सकता, इसलिए न्यूक्लियर फिजिक्स की इस्तिलाह में इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि चाहे कुछ भी हो तो माँ से ही चीज़ पैदा होती है, इसमें बाप का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर माँ डोमिनेट्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस तरह से बनता है ट्राइशियम। तो और भी बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिनसे हम ट्राइशियम को बना सकते हैं, तो हमें उधर जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। तो अब जो मसला है, जो आपके पास 3 आइसोटोप आ गए, एक आ गया प्रोटियम, एक आ गया डिटोरियम, एक आपका आ गया ट्राइशियम, ये भी आप ज़रा याद कर ले, एक आ गया ट्राइशियम। तो ख़ास बात मेरी सुने, ये जो 3 आइसोटोप आपके पास आ गए, 3 आइसोटोप, तो इनमें जो मतलब आप देखेंगे आगे जाकर तो इनमें सिमिलैरिटीज़ भी होंगी और इनमें डिफरेंसेस भी होंगी, ठीक है जी। लेकिन ख़ास बात आप याद रखिए, बहुत अहम बात मेरे क्लास में ये बात की है और आप ज़रा सुने। जो 3 आइसोटोप है आप ज़रा देख लीजिए, चाहे 1H1 होगा, चाहे 1H2 होगा या 1H3 होगा, गौर से मेरी बात, चाहे 1H1 होगा, 1H2 होगा या 1H3 होगा, चाहे प्रोटियम होगा, चाहे ड्यूटेरियम होगा, चाहे ट्राइशियम होगा, इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, इनमें डिफरेंसेस भी हैं, और जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, गौर से मेरी बात सुनिए, जो इनकी
प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ में इन टेबुलेटेड फॉर्म आपको नोटिस के अंदर डाल दूंगा। आप उन प्रॉपर्टीज़ को देख लेना। सपोज़ 5 मिनट के लिए मैं प्रॉपर्टी का जिक्र यहाँ पर करूँगा, आपकी जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बोलूँगा, वो मैं आपको यहाँ देखूँगा। तो प्रॉपर्टी में आएगी रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कौन कम है कौन ज़्यादा है, उसमें आएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो डेंसिटीज़ में आएगी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगी, इसी तरह से आएगी एनर्जी, इस तरह से आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरह से आएगा आयनिक रेडियस, यानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। और जाहिर सी बात है इनमें डिफरेंस तो इनमें होगी, और ये टेबल की सूरत में मैं आपको नोटिस में सेंड करूँगा, आप उसको ज़रा देख लेना, ठीक है। लेकिन बात मुझे क्या करनी है, बात मुझे ये करनी है क्योंकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो टेबल की सूरत में आपको मिल जाएगी। मसला ये है कि आप देखिए, चूँकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, ये तो कोई इनकार की बात नहीं है, एटॉमिक नंबर इनका सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है इनके प्रोटॉनस सेम है, इनके प्रोटॉनस सेम है, ठीक है कि नहीं, इनके प्रोटॉनस सेम है। प्रोटॉन सेम होने का मतलब है, क्योंकि ये यहाँ अगर मैं न्यूट्रलिटी की बात करूँगा, अगर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि हम जानते हैं इन केस ऑफ ए न्यूट्रल एटम वो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। चूँकि इनके इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम होगी। और चूँकि इनके इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। आई बात समझ? तो इसका मतलब है चाहे प्रोटियम होगा, चाहे ड्यूटेरियम होगा, चाहे ट्राइशियम होगा, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। वाई? बिकॉज दे कैरी सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेम प्रोटॉन्स, यानी कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। इवन इन द पीरियाडिक टेबल दे आर सपोज्ड टू बी गिवन द सेम लोकेशन। और अब शायद ने पढ़ा होगा आपने कि जो मेंडलीव्स टेबल है, जो मेंडलीव्स टेबल है उसमें एक प्रॉब्लम है, उसमें जो आइसोटोप्स का इशू है वो भी अच्छी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है तो तीनों को एक ही डब्बे के अंदर आना है, लेकिन 3 को हम एक डब्बे के अंदर नहीं भर सकते वहाँ पर, तो मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो याद रख लीजिए दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन मसला क्या है, चूँकि आप देख सकते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मगर फ़र्क किस में है, फ़र्क किस में है, चूँकि आप देख सकते हैं ये डिफ़र किस में करते हैं। मैंने न्यूट्रॉन निकाला, इसमें न्यूट्रॉन 1 आया, इसमें न्यूट्रॉन 2 आए, इसमें न्यूट्रॉन कोई नहीं था, इसमें न्यूट्रॉन 1 आया, इसमें न्यूट्रॉन 2 आए। अभी हमने जब आगे इसमें पढ़ा था, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको अपर माइनस लोअर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 3 - 2 1 2। तो एक में न्यूट्रॉन कोई नहीं, एक में एक न्यूट्रॉन, एक में 2 न्यूट्रॉन्स। तो ऑब्वियसली जब न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस इसमें आएगा तो न्यूट्रॉन के डिफरेंस से मास का डिफरेंस आएगा, न्यूट्रॉन के डिफरेंस से मास का डिफरेंस तो आ ही जाएगा, क्योंकि दे डिफर इन द न्यूट्रॉन्स देयरफॉर दे डिफर इन द मास। और मास की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा, और वही आपको मिलेगी नोटिस में इन द टेबलेटेड फॉर्म। कॉशर पर दब्बा चूँकि यमन केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, यमन सेम इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, मगर चूँकि यमन न्यूट्रॉन अलग अलग, इसलिए यमन मास ते अलग अलग, यमन फिजिकल प्रॉपर्टी ते अलग अलग, सो दिम बतो इन द फॉर्म ऑफ टेबलेटेड फॉर्म के दिम बतो नोटस मज जे डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और चूँकि मास की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है किन की, आइसोटोप्स की, इस फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट, इस फिनोमेनन को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो आपको ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आपको ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में व्हाट इज़ आइसोटोप इफेक्ट। तो सिंपली इसका आंसर है चूँकि आइसोटोप्स डिफ़र करते हैं न्यूट्रॉन्स में, इसलिए वो मास में भी डिफ़र करेंगे। मास में डिफ़र करने से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगी, और इस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस को बोलते हैं आइसोटोप इफेक्ट। ये आपको जहन में रखना है, ठीक है जी। अब एक और बात भी लास्ट में जाते जाते मैं आपको बोलूँगा, नोट में मैं टेबल डाल दूँगा आपको, जहाँ आपको बिल्कुल मिलेगा
डिफरेंस मिलेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन एक बात भी आप थोड़ा सुन लीजिए, कभी हम अगर वर्ड यूज़ करेंगे डाईहाइड्रोजन, क्या वर्ड यूज़ करेंगे? डाईहाइड्रोजन। तो ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर H2, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं फॉर H2। इवन D2 के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, यानी H2 में दोनों आइसोटोप प्रोटियम है और D2 में दोनों आइसोटोप ड्यूटेरियम है। और अगर कभी H2 होगा, इसका भी नाम आएगा डाईहाइड्रोजन। कभी अगर D2 होगा, इसका भी नाम आएगा डाईहाइड्रोजन। और कभी अगर HD होगा, यानी कि एक आइसोटोप प्रोटियम होगा और दूसरा होगा ड्यूटेरियम, इसका भी नाम आएगा डाईहाइड्रोजन। ठीक है जी। तो याद रख लीजिए, डाईहाइड्रोजन इज द नेम ओनली गिवन टू H2, ओनली गिवन टू D2 एंड ओनली गिवन टू HD। तो इसमें टी का कोई जिक्र नहीं है, मेहरबानी करके आप सुन लीजिए, इसमें टी का जिक्र नहीं है, ट्राइशियम यहाँ पर नहीं है, इसको आप नेगलेक्ट करें। तो जब भी कभी आप सुनेंगे वो डाईहाइड्रोजन, या तो H2 होगा, या तो ये D2 होगा, या तो ये मतलब क्या होगा, HD। और कभी अगर डाईप्रोटियम होगा तो डाईप्रोटियम सिर्फ बोलेंगे, डाईप्रोटियम सिर्फ नाम आएगा H2 का, डाईप्रोटियम सिर्फ नाम आएगा H2 का। और ये भी याद रख लीजिए, अगर कभी वर्ड आएगा प्रोटॉन, ये भी आप सुनेंगे चैप्टर में, तो इसका मतलब है H पॉजिटिव, इसका मतलब है H पॉजिटिव। गौर से मेरी बात सुनिए, डाईहाइड्रोजन, H2, D2, HD। H2 में दोनों प्रोटियम, D2 में दोनों ड्यूटेरियम, HD में एक प्रोटियम तो एक ड्यूटेरियम। अगर डाईप्रोटियम होगा वो सिर्फ H2 होगा, अगर प्रोटॉन होगा वो H पॉजिटिव होगा। और अगर कभी आपके पास मिक्सचर किसका होगा, H पॉजिटिव भी होगा और D पॉजिटिव भी होगा, मिक्सचर होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉन। तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है, जो बड़ी अहम बातें हैं आपको याद रखनी है। और कभी अगर आपके पास मिक्सचर होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रॉन। तो इस तरह से जो ये आइसोटोप्स का मसला है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह से टॉपिक क्लियर होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब नए क्लास में फिर आपसे बात होगी, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।